नमस्कार भारतीय बहनों। आज मैं आपको ल्यूसेंट की जीव विज्ञान के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जो कि एसएससी में काफ़ी आती है। हम इसमें एक प्रयास कर रहे हैं आपको पढ़ाने का। हम डेली के 10 पेजेस को पढ़ाने की कोशिश करें, ठीक है। जीव विज्ञान वह शाखा है जिसमें जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। इसके जो जनक है वो अरस्तु है। इनका नाम याद रखना, अरस्तु नाम है। और वनस्पति विज्ञान के अंदर जिसमें पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है उससे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। इसके फादर थियोफ्रास्ट थे। थियोफ्रास्ट बॉटनी के जनक कहे जाते हैं। अरस्तु ने अपनी पुस्तक में 500 जंतुओं का विवरण दिया है, ठीक है। इसलिए उन्हें जंतु विज्ञान का जनक कहते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हुआ, थियोफ्रास्ट फादर ऑफ बॉटनी और अरस्तु फादर ऑफ जूलॉजी। अब इनके वर्गीकरण को जो जीव हैं उनके वर्गीकरण को किस तरीके से नाम दिया गया है ये बताने के लिए हम इनको कैरोलस लिनियस ने इनकी विवेचना की। इन्होंने बताया कि हम किसी भी प्राणी को किस तरीके से वर्गीकृत कर सकते हैं। वर्गीकृत करने के लिए आपको उस प्राणी का जेनेरा प्लांटेरम होना चाहिए। हमें किसी भी बंदे का, किसी भी स्पीशीज का नामकरण करने के लिए उसके जेनेरा के बारे में पता होने चाहिए। जिस तरीके से कैरोलस लिनियस नाम इम्पोर्टेंट नाम है एग्जाम के लिए, इन्हें वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। द्विजगत वर्गीकरण का स्थान R.H. हेडगर है। इन्होंने 5 जगत प्रणालियों का नाम लिया। इसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंगाई, एनिमेलिया। हम इनके बारे में पूरी विस्तार से आपको बताएंगे। मोनेरा इस जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव और साइनोबैक्टीरिया सम्मिलित है। जीवाणु भी इसी भाग में आते हैं। आप ये समझिए कि मोनेरा एक ऐसा है जो बिल्कुल शुरुआती है, प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक के बारे में हम बहुत बताएंगे विस्तार से आगे। इसके बाद आता है हमारा प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ हमारे जो एक कोशिका होते हैं, सिंगल सेल होते हैं, वो प्रोकैरियोटिक में आते हैं। यूकैरियोटिक में उसमें कुछ कोशिकाएं बनती है जैसे यूग्लिना का नाम यूकैरियोटिक में आता है। ये दोनों प्रकार को प्रदर्शित करती है। सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन खुद बनाती है। अगला है पादप। पादप पेड़ पौधे होते हैं, वो बहुकोशीय होते हैं और प्रकाश संश्लेषण में अपना भोजन बनाते हैं। इसमें शैवाल, मछली, मांस, पुष्य, अपुष्य, बीज पौधे इसी जगत में आते हैं। कवक जो होता है, कवक यूकैरियोटिक तरह परपोषित जीवधारी सम्मिलित किए हुए हैं जिसमें अवशोषण द्वारा पोषण होता है। ये सभी इतरपोषी होते हैं। ये परपोषी अथवा मृतपोषी भी होते हैं। इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है इनका, काइटिन। कवक की जो प्रोटीन होती है, जो बाहर के सेल्स बनी होती है, कोशिका भित्ति बनी होती है, वो किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। एनिमेलिया के बारे में पढ़ेंगे। एनिमेलिया क्या होता है? ये सब बहुकोशिकीय जंतु समभोजी होते हैं, तो इसका एक नाम है समभोजी होलोजोइक होते हैं एनिमेलिया। इन्हें मेटोजोआ भी कहते हैं, जैसे हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, सितारा, मछली, सभी स्तनधारी जितने भी जीव हैं वो सब एनिमेलिया में आते हैं। जीवों के नामकरण के लिए द्विनाम पद्धति दी जाती है। अब द्विनाम पद्धति किसने दी थी? द्विनाम पद्धति कैरोलस लिनियस ने दी थी। कैरोलस लिनियस ने किसी भी वंश जीव के नाम को बनाने के लिए 2 चीज ली जाती है, वंश नाम और जाति का नाम लिया जाता है।
और उससे उसकी रचना की जाती है। जैसे मानव की होमो सैपियंस के नाम से, इस प्रकार से इसके अंदर अलग अलग तरीके से दी हुई हैं। जैसे मनुष्य के लिए होमो सैपियंस, मेंढक के लिए राना टिग्रीना, बिल्ली के लिए फेलिस डोमेस्टिका, कुत्ते के लिए कैरिस फैमिलियरिस, गाय के लिए बॉस इंडिकस, मक्खी के लिए मुस्का डोमेस्टिका, आम के लिए मैनिफेरा इंडिका, धान के लिए ओराइजा सटाइवा, गेहूं के लिए ट्राइटिकम एस्टिवम, मटर के लिए पाइसम सटाइवम, चने के लिए सिसर रेटम, सरसों के लिए ब्रासिका कंपेस्टिस। अब कोशिका संरचना। कोशिका संरचना में क्या होता है? कोशिका मतलब एक तरीके की सेल है जिसमें वो किस तरीके से फंक्शन कर रही है। माना एक पूरी चीज है और इसमें एक बिंदु है, ये सेल किस तरीके से फंक्शन कर रही है, कोशिका कहलाती है। कोशिका में अलग अलग तरीके की चीजें रहती है, जो कि जैसे कि इनमें सेल्फ प्रजनन की क्षमता होती है, ये 1 से 2, 2 से 3, 3 से मल्टीपल फंक्शन का काम करती है। इस चीज के अध्ययन को हम साइटोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी कहते हैं। इसकी खोज, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने की थी और उन्होंने बनाया अपने सूक्ष्मदर्शी कोशिका की एक पतली काट में सूक्ष्म मोती भट्टी वाली छत्ती जैसी कटोरियां देखी। इन कटोरियों को देखने से इन सेल को कोशिका कहा और इसका अर्थ होता है एक सूक्ष्म कक्ष। इसका प्रसिद्ध पुस्तक माइक्रोग्राफ में देख सकते हैं। कोशिका विज्ञान का क्लासिकल काल कहा जाता है। अंतिम चौथाई कोशिका काल चौथाई कहा जाता है। इसमें बहुत सी महत्वपूर्ण खोजें इनमें से मुख्य निम्नलिखित हैं। जैसे कि रॉबर्ट ब्राउन का नाम बहुत प्रमुख में आता है। उन्होंने केंद्रक की खोज की थी। केंद्रक जो है ये वाला पार्ट जो होता है वो किसी भी सेल्स को कंट्रोल करता है, केंद्रक कहलाता है। ठीक है। और डिजाइन ने जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म की खोज की और प्रोटोजे में कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अर्ध तरल दानेदार सजीव पदार्थ के जीव द्रव्य का नाम दिया। और 1838 में जीव वनस्पति वैज्ञानिक स्लेडेन ने कहा कि पादपों का शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है। जंतु विज्ञान शास्त्री शियान ने जंतुओं के शरीर का सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है। वर्चो ने नई कोशिकाओं के निर्माण के बारे में बताया। मैक्सवेल ने प्रोटोप्लाज्म तथा जिसमें एक केंद्रक होता है ने इस कथन को प्रोटोप्लाज्म थ्योरी का नाम दिया। स्ट्रासबर्गर ने केंद्रक पत्रक लक्षणों की वंशागति में भाग लेता है, इसके बारे में बताया। कैमिलो गाल्जी जो है, इन्होंने गाल्जी काय और गाल्जी उपकरण के बारे में बताया। केंद्रक के भीतर संक्षेप भाई जो होता है वो केंद्रक कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट नेम है। में फेलिक फोंटाना ने की और इसकी खोज फेलिक फोंटाना ने की। फेलिक फोंटाना याद रखें। फ्लेमिंग ने क्रोमेटिन का पता लगाया जिससे कोशिका विभाजन होती है। अब तो क्रोमेटिन होती क्या है? जो सेल्स रहती हैं और उनमें इस तरीके की सेल्स रहती हैं, ये क्रोमेटिन कहलाती है। जो पूरे डीएनए का पार्ट रहता है तो उस क्रोमेटिन है। फ्लेमिंग ने क्रोमेटिन के पार्ट की खोज की थी। और वाल्डेयर ने गुणसूत्र होते क्रोमोसोम्स होते, इस क्रोमोसोम्स को तोड़ के क्रोमेटिन बनती है। क्रोमेटिन अलग अलग पार्ट होते हैं, आप देखेंगे तो इसी के अंदर डीएनए होती है और डीएनए के अंदर ही जो जीन्स होती हैं। ठीक है। ये हमारा आता है। इसमें ने क्या करा था? हमारा क्लोरोप्लास्ट की खोज करी। वीजमैन ने क्या करा? सीमेटोप्लाज्म की खोज की, है ना। सीमेटोप्लाज्म और जर्मप्लाज्म के बीच में अंतर को बताया। जी.ई. फेलेड ने राइबोसोम्स की खोज की। डी.ई.बे ने लाइसोसोम्स की खोज की। टी. बावरी ने तारकाई की खोज की। रिचर्ड अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की। माइटोकॉन्ड्रिया वो है एक तरह का जनरेटर जो कि बायोप्लास्टिक नाम भी कहा जाता है। ये पूरी सेल्स को एनर्जी देता है। ठीक है। इसके अंदर होती है ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट।
अब बेंडा ने क्या किया, बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया इनको, ठीक है। बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया। कोशिका की आकृति और अब आपके लिए कोशिका की आकृति, जो सजीवों में पाई जाने कोशिका की संख्या, आकृति अलग अलग तरह की होती है। केवल एक ही कोशिका हो सकती है जिसमें कि सभी जीव एक ही कोशिका द्वारा संपादित हो, और उनकी कोशिका विभिन्न विभिन्न प्रकार से संपादित करती हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, जीवाणु जैसे जीवों का शरीर केवल एक ही कोशिका का बना होता है, इसलिए इन्हें एक कोशिका जीव कहते हैं। और दूसरी ओर वे जीव जिनमें अनेक कोशिकाएं होती हैं बहुकोशीय कहलाते हैं। बहुकोशीय जीव के शरीर में लाखों की संख्या में कोशिकाएं होती हैं। बहुकोशीय पौधे तथा जंतुओं में कोशिकाएं विभिन्न आकृति की हो सकती हैं। कोशिका अधिकतर गोलाकार होती हैं, परंतु उनकी आकृति में बहुत अधिक मिश्रता होती है। वे कोशिकाएं घनाकार, स्तंभाकार हो सकती हैं। कुछ जंतु कोशिकाएं लंबी, शाखान्वित तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। अधिकतर कोशिकाएं अति सूक्ष्म होती हैं, उन्हें बिना आंखों द्वारा नहीं देख सकते। कुछ सेंटीमीटर लंबी कोशिकाओं को केवल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जा सकता है। सूक्ष्म कोशिकाओं का आकार 0.1 माइक्रोन होता है, जो माइक्रोप्लाज्मा जीवाणुओं में पाई जाती है। जंतुओं की पेशी कोशिकाओं तथा जूट एवं सन जैसे पीले पदार्थ जैसे पित्तक कहा जाता है भी एक कोशिका है। यह ओवले अंडे के स्पष्ट दिखाई देता है। शुतुरमुर्ग के अंडे का आयाम 170 mm होता है, जो सर्वाधिक बड़ी कोशिका का प्रतिनिधित्व करती है, जिसे बिना किसी युक्ति की सहायता से देखा जा सकता है। कोशिका सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका सिद्धांत 1838 में जर्मन वनस्पति विज्ञान शास्त्री M.J. स्लाइडेन तथा जर्मनी के ही जंतु विज्ञान शास्त्री थियोडर सांड ने मिलकर कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कोशिका सिद्धांत की मुख्य शर्तें ये थी कि प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं का बना होता है। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई है। सभी कोशिकाएं एक साथ काम करती हैं और उससे एक जीव बनता है। कोशिका की उत्पत्ति जिस क्रिया से होती है, उसके केंद्र सूक्ष्म कार्यकर्ता या सृष्टिकर्ता के रूप में भाग लेते हैं। कोशिका सिद्धांत का अपवाद क्या है कि प्रारंभिक अर्थों में कोशिका सिद्धांत का सिद्धांत ही नहीं था, वरन एक तथ्य था। विषाणु कोशिका सिद्धांत का अपवाद है क्योंकि इसमें कोशिका नहीं होती, परंतु एक परजीवी के रूप में होते हैं, जबकि ये विलगित अवस्था में निर्जीव होते हैं। विषाणु जैसे प्रारंभिक सूक्ष्मजीव है क्योंकि कोशिका की अवस्था तक नहीं पहुंच सके। रचना के आधार पर कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक इस प्रकार की कोशिकाएं प्रारंभिक कहलाती हैं। यह सरल संरचना वाली कोशिकाएं होती हैं। इस प्रकार की कोशिकाओं में स्पष्ट केंद्र का अभाव होता है। जीवाणु कोशिका इस प्रकार की कोशिका का सबसे अच्छा उदाहरण होती है। इनमें पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ द्वारा निर्मित गुणसूत्र कोशिका द्रव्य विशेष होते हैं। इस क्षेत्र को न्यूक्लियोइड्स कहते हैं। अब ये बात ध्यान रखेंगे कि न्यूक्लियोइड्स कहते हैं। केंद्रक झिल्ली की अनुपस्थिति के कारण इसमें केंद्रक में पाए जाने वाले पदार्थ जैसे DNA, प्रोटीन, कोशिका द्रव्य के संपर्क में होते हैं। सब एक ही चीज होती है, क्योंकि वो चीज मिक्स होती है तो फैला रहता है। तो कोशिका द्रव्य में राइबोसोम्स के कण होते हैं, राइबोसोम्स होता है, परंतु अन्य कोशिकाओं का अभाव रहता है, जिसके प्रकाश संश्लेषण प्लाज्मा झिल्ली द्वारा निर्मित थैलीनुमा संरचना में मौजूद होते हैं। अब हरित लवक हो गए तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। अब यूकैरियोटिक क्या होता है? यूकैरियोटिक में पूर्ण रूप से विकसित होती हैं। ये इस प्रकार की कोशिकाएं विषाणु तथा नील हरित शैवाल को छोड़कर सभी पौधों में पाए जाते हैं। ठीक है, यह संरचनात्मक आधार पर पूर्ण विकसित कोशिकाएं होती है। इनका आकार बड़ा होता है और इस प्रकार की कोशिकाओं में पूर्ण विकसित केंद्रक होता है जो चारों ओर से दोहरी द्वारा घिरा होता है। कोशिका द्रव्य में झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं, झिल्ली युक्त। इनमें क्रोमोसोम्स की संख्या अधिक होती है। ध्यान रखो, क्रोमोसोम्स की संख्या जब अधिक हो गई तो उनमें DNA का
हो गया, और जो प्रोकैरियोटिक थी उसमें आरएनए था। आरएनए अपना आप खुद वजन नहीं बना सकता, दूसरे पर परपोषी हो जाता है। डीएनए कर सकता है, इसलिए जो है वो अपने होस्ट जो झिल्ली युक्त अपनी सारी संरचना कंप्लीट करता रहता है। अब हम कहते हैं कि प्रोकैरियोटिक जो होती है वो प्रिमिटिव कोशिकाएं होती हैं, जबकि सुविकसित कोशिकाएं होती हैं। ये जो है इसमें केंद्रक नहीं होता, इसमें केंद्रक होता है। इसमें केंद्रक कला आता था, केंद्र कला नहीं होती। इसमें केंद्रक कला और केंद्रिका होती है, और इसमें गाल्जी काय, एंडोप्लाज्म, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया कुछ भी नहीं होता, और इसमें ये सब चीज़ें होती हैं। समसूत्री विभाजन इसमें नहीं होता, इसमें समसूत्री विभाजन होता है। श्वसन तंत्र प्लाज्मा झिल्ली के अंदर होता है, और श्वसन तंत्र माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और इसमें जो प्रकाश संश्लेषण आंतरिक झिल्लियों में होता है तथा हरित लवक अनुपस्थित होता है, तथा इसमें प्रकाश संश्लेषण के लिए हरित लवक होता है। राइबोसोम 70S प्रकार का होता है, इसमें 80S होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोशिका भित्ति पतली होती है, कोशिका भित्ति मोटी होती है, ठीक है। इनके कशेरुकिका जो होते हैं 9+2 के क्रम में नहीं होते, इनमें 9 और 2 के क्रम में माइक्रोट्यूब्यूल्स रहते हैं। इनकी रिक्तिका अनुपस्थित होती है, इनमें रिक्तिकाएं उपस्थित होती हैं। इनमें लैंगिक जनन नहीं होता, इनमें लैंगिक जनन होता है। कोशिका विभाजन विखंडन तथा मुकुलन के द्वारा होता है, मुकुलन नाम याद रखेंगे। इसमें जो कोशिका विभाजन समसूत्री तथा असूत्री विभाजन द्वारा होता है। इसमें केवल एक गुणसूत्र पाए जाते हैं, इसमें अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। कोशिका की संरचना को हम लास्ट टॉपिक देखते हुए हम उसे आगे लेंगे। बस हम कोशिका संरचना के बारे में बताएंगे। कोशिका का जो निर्माण है विभिन्न घटकों से होता है, ठीक है। इसे इसलिए हम सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। सेल जो कोशिका का एक विशिष्ट कार्य होता है कि जिसकी वजह से कोशिका जीवित रहती है, ठीक है। अब जीवित रहने के लिए इसे अलग अलग तरह के काम करने पड़ते हैं, तो इसमें अलग अलग तरह के सेल्स, अलग अलग तरह के ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, ठीक है। इन्हें इस हिसाब से 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। नंबर 1 कोशिका झिल्ली, नंबर 2 कोशिका द्रव्य, नंबर 3 केंद्रक। कोशिका झिल्ली वह है जो किसी पहाड़ की तरफ रहती है। जो हम दृश्य देख रहे हैं, पहला जंतु कोशिका, दूसरा पादप कोशिका। जंतु कोशिका में सिंगल सेल्स रहती है, लेकिन पादप कोशिका में सेल मेम्ब्रेन डबल रहती है। कोशिका द्रव्य जो उसमें भरा रहता है, और इसमें भी कोशिका द्रव्य रहता है। केंद्रक इन दोनों के बीच की सेल्स होती है जो इन दोनों को कंट्रोल करती है। कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक को संभावित रूप से द्विद्रव्य तथा प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है, प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। और इसमें जो कोशिका झिल्ली होती है वो बाहर से एक बनी होती है, मुलायम लचीली झिल्ली होती है। इसके अंदर प्लाज्मा झिल्ली का भाग जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाता है। इसमें एक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है जिसके द्वारा पदार्थ का अंदर बाहर आदान प्रदान होता रहता है, इसलिए इसको सेलेक्टिविटी परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से एक दोहरी झिल्ली को दिखाई जाती है जिसमें अनेक छिद्र होते हैं जो प्रोटीन की बनी होती है। झिल्ली किसकी होती है? प्रोटीन की बनी होती है। दोनों 2 परत प्रोटीन तथा इनके बीच एक परत रहता है। कोशिका झिल्ली एक सीमित झिल्ली का कार्य करती है। कोशिका का एक निश्चित आकार रखने में मदद करती है, साथ ही कोशिका को यांत्रिक सहायता प्रदान करती है, तब विभिन्न प्रकार के अणुओं को बाहर निकलने, अंदर आने में नियंत्रण करती है। जंतु कोशिकाओं में यह सीलिया, फ्लैगिला, माइकोविली आदि में सहायक होती है। कोशिका भित्ति जो पादप कोशिकाओं के चारों ओर एक मोटे आवरण के रूप में घिरी रहती है, इसी आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, ये अर्धपारगम्य होती है। सेलुलोज एक जटिल पदार्थ है जो संरचनात्मक और दृढ़ता प्रदान करता है। इस कारण कोशिका भित्ति कड़ी एवं निर्जीव होती है। इसमें विभिन्न प्रकार के स्थूलन मौजूद होते हैं तथा ये अर्धपारगम्य नहीं होती। ये पादप कोशिकाओं को एक निश्चित रूप प्रदान करती है। ये पादप कोशिकाओं को सुरक्षा, यांत्रिक सहायता प्रदान करती है। यह कोशिका झिल्ली
की रक्षा करती है तथा कोशिका को सूखने से बचाती है। हमारे पहले ही भाग में केवल इतना, आगे के भाग में हम कोशिका द्रव्य के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ तक के लिए दोस्तों नमस्कार। हमें उम्मीद है हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे ताकि मैं आगे के लिए वीडियो बनाने में प्रयासरत रहूँ। धन्यवाद।